तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने अति लघु देखा, ठीक है। और ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 है घर्षण, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अति लघु देखे, अभी इसका रीडिंग का सीरीज नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो हम लोग हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो बाद में अपडेट दे देंगे उस वेबसाइट का, वहाँ पे सभी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो वो बाद में अपडेट दे देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन आंसर का। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और घर्षण चैप्टर आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे काफ़ी इजी है घर्षण, चूँकि आपको पता है जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। घर्षण के बिना मतलब जो भी करते लगभग घर्षण के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका कुछ लाभ कुछ हानि है, तो हम लोग सब कुछ जब रीडिंग का सीरीज होगा तब उसमें हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि घर्षण क्या है, ठीक है। एक्चुअली घर्षण क्या है और ये कब और क्यों लगता है। यहाँ पे 3 तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि घर्षण क्या है, तो यहाँ पे उत्तर है दो सतहों के मध्य। जब दो सतह होगा, जैसे एक ये रहा और इस पे कोई वस्तु रखा है, तो ये दो सतह है ना, तो इसके बीच में अपेक्षिक, जब इसको हम लोग ढकेलेंगे तो ये अपेक्षिक गति होगा, ठीक है। और इसी का जब हम लोग इधर ढकेलेंगे तो इधर इधर की ओर विरोध करेगा, ठीक है। और इसी विरोध को हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये विरोध क्यों होता है हम लोग देखते हैं, इसी में तो सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है, ठीक है। यह तब लगता है जब सतहों के मध्य अपेक्षिक गति होगी। घर्षण तभी लगेगा जब हम लोग उस पर बल लगाएंगे, ठीक है, और उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे या फिर ढकेलेंगे, ठीक है, तभी बल लगेगा। तो अपेक्षिक गति होगी जब वस्तु में परस्पर संपर्क में आती है, तो सतह का ये तो हो गया। कब लगेगा, तो जब सतहों के मध्य अपेक्षिक गति होगी तब लगेगा। अभी हम लोग समझाते हैं इसको आगे भी। तो जब वस्तु में परस्पर संपर्क में आती है तो सतह का खुरदरापन दूसरी सतह के खुरदरापन में फंस जाता है, और इसे तोड़ने के लिए घर्षण बल लगता है, ठीक है। क्यों लगता है तो आप लोग समझ गए, और कब लगता है वो भी समझ गए, और घर्षण क्या है वो भी समझ गए। एक्चुअली जो दो सतह है, जैसे ये और ये है, ठीक है, तो इसके बीच में खुरदरापन होता है। कोई भी अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें खुरदरापन होगा, यानी गड्ढा ऊंचा इस प्रकार से होगा, ठीक है। और फिर दूसरा सतह में भी गड्ढा नीचा ऊंचा इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार से ये फंस जाएगा, जिस प्रकार से हमने अभी देख रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। ये मतलब इसका गड्ढा उसमें उसका गड्ढा जैसे ये ऊंचा है, इसमें गड्ढा है, ठीक है, तो ये दोनों फंस गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये फंसा हुआ है, और इसी को तोड़ने के लिए, ठीक है, इसी को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो लिख रहा है ना, जब वस्तु में सतह का खुरदरापन दूसरे सतह में फंस जाता है, तो इसे तोड़ने के लिए घर्षण बल लगता है। और ये हुआ आपका, इसी मतलब मेन कारण यही है घर्षण का, ठीक है। इसी प्रकार से यही है खुरदरापन, ठीक है, अनियमितताएं जिसको बोलते हैं आगे हम लोग, यही है दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ठीक है। तो घर्षण ये है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय अनियमितताओं से आप क्या समझते हैं। तो जो खुरदरापन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि जैसे इस प्रकार से है ना, तो इसको बोलेंगे श्रिंग और इसको बोलेंगे गर्त, ठीक है। सॉरी, ये जो गड्ढा है ना इसको गर्त बोलेंगे, ठीक है। तो यही होता है अनियमितताएं। तो सतहों पर माइक्रोस्कोप से देखने पर श्रिंग और गर्त दिखाई देते हैं, यही सतह की अनियमितताएं कहलाती है, यानी गड्ढा और उच्चा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था। और तीसरा है घर्षण बल के लगने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा व्याख्या करना। तो प्रभाव में जैसे एक लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, ठीक है। लाभ हानि दोनों हो सकता है, तो दोनों प्रभाव ही है। तो जैसे देखिए पहला में है कि यहाँ पे बोल क्या रहा है घर्षण के प्रभाव, तो घर्षण बल लगने के कई प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, कई प्रभाव हो सकते हैं। और यहाँ पे लघु है तो 3 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको सिर्फ माइंड में रखिएगा। घर्षण गति का विरोध करता है, ठीक है। सबसे पहले प्रभाव ये है कि घर्षण गति का विरोध करता है। अगर हम लोग इधर जाएंगे तो वो इधर की ओर विरोध करेगा, अगर उससे ज़्यादा हम लोग बल लगा रहे हैं तो हम लोग बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। दूसरा है घर्षण से वस्तुएं घिस जाती है, और ये हानि में भी आता है, क्योंकि घर्षण से जगह चप्पल वगैरह कुछ भी हो तो वो घिस जाता है, तो घर्षण के कारण घिसता है। और घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। और साथ इतना ही नहीं, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका कोई उपयोग भी नहीं होता, ठीक है, वो बर्बाद हो जाता है। और चौथा है घर्षण से जमीन पर चलते हैं, तो ये भी इसका प्रभाव है। हम लोग चलते हैं तो घर्षण के कारण ही चलते हैं, जैसे इस प्रकार से है, और हमारा इस प्रकार से जो जूता चप्पल होता है, जो पैर है, तो हम लोग पीछे की ओर धक्का देते हैं, ठीक है, और वो आगे की ओर हमें ठेलता है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे की ओर धक्का देते हैं, और ये घर्षण के कारण होता है, चूंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग फिसल जाएंगे, ठीक है। आप सोच सकते हैं चिकना सतह पे चलना कितना मुश्किल है। और घर्षण के कारण किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं, तो ये भी उसका प्रभाव है। तो इस प्रकार से था।
और ये जो चौथा है ये तो संकेत में दिया ही है सब कुछ। यहाँ पे बोल रहा है मान लीजिए कि दुर्घटना बस साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर की किसी फर्श पर उलट जाए और इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताना है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे चलना मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गिरा साबुन का पानी वो चिकना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साबुन का पानी गिरा वो चिकना होगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्नेहक की तरह ये काम करेगा। ठीक है, और स्नेहक के बारे में अगला हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसका आंसर है साबुन के पानी से गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि साबुन का पानी अस्नेहक का काम करता है। स्नेहक का मतलब समझ रहे, ये एक तरह का परत बना देता है जो काफ़ी चिकना होता है। ठीक है, तो दो सतहों के बीच में ये मतलब चिकनापन का काम करता है, जिससे वहाँ पे आसानी से हम लोग मतलब अब हम लोग चल तो नहीं पाएंगे, लेकिन मशीन उसन को चलने के लिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं स्नेहक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्नेहक का काम कर रहा है, हमें स्नेहक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलने के लिए तो यहाँ पे हम लोग फिसल जाएंगे। तो यह स्नेहक का काम करता है, इससे हमारे जूते या फिर पैर और फर्श के बीच का घर्षण मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण मान बहुत कम हो जाएगा। अगर हो जाए ऐसा होगा तो हम लोग चल नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे बोला एक ही फर्श पर बिहान एक भारी टीन। ठीक है, बिहान जो है भारी टीन का अलमारी ढकेलती है और स्वाति एक हल्की टीन का अलमारी, ठीक है, ढकेलती है। तो कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा? क्योंकि आपको पता है जो भारी होगा ना उसी पे तो घर्षण बल अधिक लगेगा। भारी होगा तो उसका जो बीच जो गड्ढा होता है ना, जो अनियमितताएं होता है, वो वहाँ पे जो उसका पकड़ होगा वो कस के होगा। ठीक है, और पकड़ अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम लोग को बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है बिहान अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि पृष्ठ कितनी प्रबलता से एक दूसरे के साथ संस्पर्श में है। यहाँ भारी अलमारी और फर्श एक दूसरे के साथ अधिक प्रबलता से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है सीमांत घर्षण क्या है समझाइए। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्राफ के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीमांत घर्षण को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे ये कोई सतह है, इस पे कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे बल लगाएंगे इधर, अगर हमने 5 न्यूटन बल लगाया तो इधर से भी 5 न्यूटन बल लगाएगा। ठीक है, घर्षण बल। और अगर हमने 10 न्यूटन लगाया या 15 न्यूटन लगाया तो उधर से भी वो 15 न्यूटन बल लगाएगा। अगर भारी वस्तु ये होगा तो अगर वो हम लोग उसको ढकेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, गति नहीं हो पा रहा है, तो सेम घर्षण बल लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में अगर हम लोग जितना बल लगाएंगे ना उतना बल वो भी लगाएगा। ठीक है, वो भी मतलब जितना हम लोग अप्लाई फोर्स करेंगे, जितना लगाएंगे, जैसे 10 न्यूटन तो इधर भी 10 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, 15 तो 15। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है जितना हम लोग हमेशा वो उतना ही लगाए, मतलब जितना हम लोग लगाएंगे हमेशा वो उतना लगाएगा, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक लिमिट था यहाँ तक, मतलब कुछ भी, जैसे अगर हम लोग 20 लगाएं 25 लगाएं तो जितना बल बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी तो ये वस्तु हिलेगा। ठीक है, तो इसका कोई लिमिट होगा। ठीक है, मतलब कोई एक लिमिट होगा कि ये इतना बल तक ही लगा सकते हैं। जैसे अगर इसका लिमिट है 50 न्यूटन तक, तो अगर इससे ज़्यादा हम लोग एक पॉइंट पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 51 न्यूटन अगर हम लोग लगा देंगे तो ये गति हो जाएगा। ठीक है, गति हो जाएगा। और इसका जो ये जो घर्षण है, स्थैतिक घर्षण, इसका जो अधिकतम मान है, जैसे यहाँ पे हमने माना कि 50 न्यूटन है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण। तो इस ग्राफ से अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो है सीमांत घर्षण है, मतलब इसका जो अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, ये सीमांत घर्षण है। और जब वह गति करने लगता है ना, तो जो गति घर्षण होता है, जो गति घर्षण होता है, वो जो अधिकतम मान है सीमांत घर्षण का उससे कम होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग गति करेंगे ना तो यहाँ पे जो बल होगा स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा, यानी सीमांत घर्षण की अपेक्षा वो कम होगा, क्योंकि ये गति कर रहा है। और गति कर रहा है तो यहाँ बल भी आप लोग फील भी कर सकते हो कि गति कर रहा है तो वहाँ पे बल कम रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जब वो गति करना प्रारंभ कर देता है तो यहाँ पे बल इस प्रकार से घट जाता है और ये फिर नियत हो जाता है, मतलब वही रहेगा। इसका मतलब ये नियत रहेगा हमेशा, मतलब ये बदलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बल लगा रहा है वही लगा रहेगा और वो गति करता रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बदलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे पता हो गया कि सीमांत घर्षण जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है उसको बोलते हैं। और उसके बाद जब ये गति करने लगा उससे हम लोग अगर ज़्यादा बल लगाएंगे तो यहाँ पे ये बल उसके जो स्थिति सीमांत घर्षण है उससे घट के यहाँ पे इस प्रकार से नियत हो जाएगा, इस प्रकार से। तो बस यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो गति घर्षण है ना वो सीमांत घर्षण से कम होगा, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं और इससे हम लोग एफएस से सूचित करते हैं, इस प्रकार से एफएस से, ठीक है। यहाँ पे टाइप उस प्रकार से हुआ एफएस, लेकिन हम लोग ऐसे नीचे एस, ठीक है, एफएस से सूचित करते हैं। तो ये था सीमांत घर्षण। और 7 नंबर में क्वेश्चन है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या करना। सर्पी घर्षण मतलब वही गति घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो सर्पी घर्षण जो है, चूंकि आप लोग समझ रहे हैं सर्पे मतलब गति में होगा, आप कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसके बीच में जो बंधन है, जो मतलब उसके बीच में जो बंधन होता है उठा खबड़ का, वो तो बंध नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि वो गति में है तो इसी कारण से, और जो स्थैतिक है वो तो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा तो गति वाले जो वस्तु है उसके अपेक्षा जो यहाँ पे जो बंधन है उसमें ज़्यादा रहेगा, जो गति में रहेगा वो उसमें कम रहेगा, जो स्थिर रहेगा उसमें ये जो बंधन होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण से जो इसमें घर्षण बल है सर्पी में, वो घर्षण बल कम होता है स्थैतिक से। तो सर्पी घर्षण सीमांत घर्षण से कम होता है क्योंकि जब दो पृष्ठों के बीच अपेक्षिक गति होती है तो पृष्ठों की अनियमितताओं को एक दूसरे से में फंसने का पूरा समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मेन कारण यही है। और यहाँ पे 8वां नंबर है खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, इसका व्याख्या करना है। चूंकि देखिए चिकनी सतहों पर फिसलने से बचने के लिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, इससे उनके जूते और जमीन के बीच का घर्षण बल अधिक हो जाता है, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं। लोटनिक मतलब ऐसा कोई वस्तु बेलन जैसा हो, ठीक है, और वो अगर मतलब वो गति करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे, उसमें जो विरोध होगा ना उत्पन्न तो उसको हम लोग लोटली घर्षण बोलेंगे। या स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण यानी गति घर्षण जो है उससे बहुत कम क्यों होता है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, वैसे अगर हम देखें ये रहा और इस प्रकार से कोई गोल वस्तु है और इस प्रकार से ये रहा सरफेस और इस पर कोई वस्तु है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पे जो घर्षण बल लगेगा इतना एरिया पे लगेगा, ठीक है, और इस पे जो घर्षण बल लगेगा मात्र इतना एरिया पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु टाइप से होगा, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसमें जो घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा एरिया पे, यानी कि जो इसके जो संपर्क क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और इसका संपर्क क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ पे इसका जो घर्षण होगा बल वो भी कम होगा, ठीक है। और ये गति में हो या फिर स्थैतिक हो, ठीक है, इसके अपेक्षा ये कम ही होगा, कौन, ये वाला, ठीक है, ये दोनों की अपेक्षा ये कम होगा, ये गति हो चाहे स्थिर हो, ठीक है। ये जो लोटनी घर्षण है वो कम होगा दोनों से, क्योंकि इसका जो कम क्षेत्रफल है ना, इतना क्षेत्रफल ये बस, और इसके अपेक्षा देखें तो कम, बहुत कम है, अल्प है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु किसी पृष्ठ पर बिना फिसल रखती है तो दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल जो होता है उसको लोटनी घर्षण कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोट कर आगे जाए, मतलब गोल टाइप से रहेगा तो उसी प्रकार से वो आगे जाएगा। और यह स्थैतिक और सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है क्योंकि लोटनी घर्षण में संपर्क क्षेत्रफल अल्प होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। और 10वां नंबर है घर्षण बल के किन्हीं 3 मुख्य प्रभावों को हम लोग को यहाँ पे बोला उल्लेख करने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी प्रभाव की बात किया, तो यहाँ पे घर्षण बल के 3 मुख्य प्रभाव निम्न है। पहला, घर्षण गति का विरोध करता है, ठीक है, और घर्षण से वस्तुएं घिस जाती है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये सब हमने पहले भी बात किया। तो अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन के ऐसे 5 कार्य बताएं जो हम घर्षण की अनुपस्थिति में बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो अगर घर्षण ना हो तो ना तो हम चल सकते ना तो किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, ठीक है, और भी ऐसे काम है जो हम लोग बिना घर्षण के नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कि हम लोग यहाँ पे चल नहीं सकते। देखिए दैनिक जीवन के ऐसे 5 कार्य निम्न है जो घर्षण की अनुपस्थिति में बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। पहला है चलना, चल ही नहीं सकता अगर घर्षण ना हो तो ये मतलब पैर जो है वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है, मतलब वो हम लोग वो जमेगा ही नहीं तो वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं चिकना सतह पर चलना कितना कठिन, क्योंकि वहाँ पे घर्षण मान जो बहुत कम होता है। और दूसरा है किसी वस्तु को पकड़ना, किसी भी वस्तु को हम लोग इस घर्षण के बिना पकड़ नहीं सकते, क्योंकि घर्षण नहीं होगा, अगर वो एकदम चिकना होगा उसमें खुरदरापन नहीं होगा तो अगर उस पर मतलब जो हमने पहले बात किया अनियमितताएं, तो वो नहीं होगा, वो सब तो एकदम चिकना होगा, घर्षण मतलब नहीं होगा तो उसको हम लोग पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। माचिस की तीली को जलाना तो वो भी घर्षण नहीं होगा तो वो भी नहीं जलेगा। चौक से बोर्ड पर लिखना तो अगर चिकना होगा तो वो लिखाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पकड़ बनाता है तभी वहाँ पे दिखता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
तो घर्षण के बिना ये सब नहीं हो सकता। और प्लस में पेंसिल से कागज पर लिखे गए शब्दों को मिटाना, तो वो भी घर्षण के कारण ही संभव होता है। क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो वहाँ पे वो मिटेगा भी नहीं, वहाँ पे रगड़ ही नहीं होगा, ठीक है, स्लिप कर जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण के कारण होने वाली किन्हीं 3 हानियों को लेकर ना, तो इससे हानि भी बहुत है। जैसे 3 बोल रहा है तो घर्षण के कारण होने वाली 3 हानियां इस प्रकार है। पहला, चलते चलते हमारे जूते, चप्पल, गाड़ियों के टायर तथा मशीनों के पार्ट पुर्जे घिस जाते, तो ये एक हानि हुआ। ठीक है, जो चीज़ होता है वो घिस जाता है घर्षण के कारण। घर्षण के कारण मशीनों की बहुत शक्ति व्यर्थ हो जाती है, जो भी शक्ति है वो व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरा है, और आप मतलब और भी कोई लिख सकते हैं, पका हुआ भोजन बर्तनों से चिपक जाता है, ये भी घर्षण के कारण होता है। और स्नेहक की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो स्नेहक से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करना है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं, घर्षण बल को कम करने के लिए, ठीक है। स्नेहक पदार्थ तीनों अवस्था में मिलते हैं, जैसे कि आपने ठोस में ग्रीस का नाम सुना होगा, द्रव में जो तेल ऑयल होता है, हल्का भारी तेल, ठीक है, गैस में संपीड़ित वायु होता है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठोस में ग्रीस, ये हल्का तेल, भारी तेल, और संपीड़ित वायु ये होता है। तो ये सबको यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा साइकिल में, वहाँ पे चैन में तेल वगैरह दिया जाता है ताकि वो अच्छे से नचे, ठीक है। और उसी प्रकार से मशीन में, पार्ट पुर्जा में दिया जाता है, ठीक है। और चौथा है बॉल बेयरिंग के उपयोग के कोई 3 उदाहरण देना है। तो बॉल बेयरिंग के उपयोग के 3 उदाहरण इस प्रकार है। पहला, साइकिल एवं कार के पहियों में, अपने पहिया के बीच में तो रहते ही है ना। मोटरों एवं जनरेटरों के रोटरों की सॉफ्ट में ये मोटर मतलब बॉल बेयरिंग ही रहता है। और हेलीकॉप्टर के रोटरों की सॉफ्ट में ये मतलब इसमें भी रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे घूमने वाला चीज़ है वहाँ पे तो ये होगा ही, ठीक है। 14 नंबर। और तो अब यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करना है। तो तरल में जो घर्षण होगा उसी को हम लोग तरल घर्षण बोलेंगे। यहाँ पे 2 तरीके से डिफिनेशन है, आपका 2 डिफिनेशन है। पहला है क्या कि द्रव एवं गैस को हम लोग तरल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात यह है कि द्रव एवं गैस को हम लोग तरल कहते हैं, इनसे होकर गति करने वाली वस्तुएं। तो इनसे होकर, जैसे पानी में हम लोग तैरते हैं या फिर हम लोग चलते हैं, तो हर जगह पे वायु है तो वो विरोध करता है, ठीक है। हम लोग जैसे आंधी वगैरह अगर कस के आता है तो हम लोग चल नहीं सकते आगे, अब वो अगर कस के ढकेल तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वायु जो है वो भी विरोध करता है, ठीक है, पानी भी विरोध करता है। तो इनसे होकर अगर गति करने वाली जो वस्तुओं हैं, तो वस्तुओं पर प्रतिरोधी बल लगते हैं, ठीक है, उल्टा बल लगेगा, जो तरल घर्षण कहलाता है। चूंकि ये तरल है तो इसको, इस घर्षण का नाम तरल घर्षण है। इसका दूसरा डिफिनेशन है कि जो तरल होता है ना, वो भी परत बाई परत एक मतलब अपने ऊपर गति करता है, परत बाई परत ही होता है वो। तो एक परत दूसरे परत का विरोध भी करते हैं। जैसे देखिए, तरल परतों के रूप में गति करते हैं, ठीक है, तरल जो है परतों के रूप में गति करते हैं, और इन परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है। जैसे हमने सरफेस वाला बात किया ना, इसी प्रकार है यहाँ पे भी तरल वाले में। तो विरोध करने वाले घर्षण बल को हम लोग तरल घर्षण कहते हैं, ठीक है। अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को तरल घर्षण कहते हैं, चूंकि ये तरल में हो रहा है। इसे शयान बल भी कहते हैं। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर नहीं बल्कि ये क्वेश्चन आंसर लघु का खत्म हो गया है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और वीडियो के बेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।